नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे TGT, PGT, KVS या हर एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आर्ट्स पूछी जाती है उसके क्लास नंबर 11। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और इन रिवीजन क्लासेस में अगर आप पूरे एंड तक बने रहते हैं तो एक तो हमारी 100% की गारंटी है कि आपको फिर से रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिकों को हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे जिससे आप हमेशा उन्हें याद रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा चित्रकला के 6 अंग अर्थात षडांग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जयपुर के राजा राय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला प्रस्तुत करी। तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आ जाता है कि किसके दरबार में किया गया, तो राजा राय सिंह प्रथम। याद रखने का तरीका, उन्होंने राय दी थी चित्रकला के 6 अंगों के बारे में यानी षडांग के बारे में। तो याद करने का केवल एक तरीका है। तो राय किसे देंगे हम? अक्सर जो राय देते हैं धर्म से संबंधित वो देते हैं पंडित। तो पंडित यशोधर को राय दी गई। तो पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कोई भी शुभ काम करते हैं तो 11 रुपये, 101 रुपये इस तरह से करते हैं। तो 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का टीका जय मंगल, मतलब सब कुछ जय हो, बढ़िया हो और मंगल हो, तो जय मंगला नाम से प्रस्तुत करी। अब बात यह आई कि कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए, प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य का मतलब होता है चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। तो एक तो पंडित यशोधर का नाम, राजा राय सिंह प्रथम का नाम, 11वीं शताब्दी, कामसूत्र का टीका जयमंगला नाम, ये इस तौर पर याद रखेंगे। इसके अलावा कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, ये देखेंगे। इसी प्रकार श्री अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में करीबन 1921 की बात है ये, तब श्री अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने इस पर एक बुक भी लिख डाली। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन की योजना के अंतर्गत 6 लिम्बस ऑफ आर्ट पेंटिंग, 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग यानी षडांग नामक पुस्तक का प्रकाशन सन 1921 में किया। तो पूछा जाता है कि जो हमारा 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग है वो किसके द्वारा प्रकाशित हुई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने करी? श्री अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने करी। कब करी? 1921 ईस्वी में उन्होंने कर डाली। आगे उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला, जिसका समय 11वीं से 12वीं शताब्दी का एक श्लोक है जो हमारा यहाँ पर है। और इसके क्रम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है जिसको आप याद रखेंगे। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। देखिए, रूप भेद मतलब पहला नंबर है, रूप भेदा प्रमाणानि प्रमाण दूसरा नंबर है, भाव तीसरा नंबर है, लावण्य योजना चौथा नंबर है, सादृश्य पांचवा नंबर है और वर्णिका भंग क्या होता है हमारा? छठा नंबर है। इसका मतलब है इति चित्र षडांगकम का मतलब यही चित्र क्या होता है? यही हमारा षडांगकम होता है चित्र का। अब बात आती है रूप भेद का मतलब क्या है? रूप का भेद कराना, कोई चीज़ जो हमें दिख रही है उसको देखना, पहचानना, यानी कि दृष्टि का ज्ञान। प्रमाण का मतलब होता है चेक करना, अर्थात ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को चेक करना ही क्या होता है? प्रमाण होता है। भाव, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार की हृदय की भावना दिखाई देनी चाहिए, अंदर का जो भाव होता है वो निकल के आना चाहिए। लावण्य योजना अर्थात कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश होना चाहिए, कला होनी चाहिए उसमें, कलर होने चाहिए उसमें और सौंदर्य दोनों का समावेश होना चाहिए कलात्मक दृष्टिकोण से, और उसका जो नेचुरल सौंदर्य है वो भी बना रहना चाहिए। जैसे अगर हम किसी फूल को दिखा रहे हैं तो केवल इस तरह से फूल बनाने से थोड़ी वो फूल नजर आ जाएगा, डिज़ाइन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए वही फूल है वो।
सादृश्य अर्थात देखे हुए रूपों के समान आकृति। आपने कोई पशु देखा, जैसे कि मान के चलो बिल्ली देखी और बिल्ली की आकृति आपने बना दी, तो देखने में एक जैसी लगनी चाहिए वो, वही क्या होता है, सादृश्य होता है। और वर्णिका भंग सबसे अंत का होता है जिसमें कलर भरने होते हैं, यानी रंगों तथा तुलिका के प्रयोग से कलात्मकता ही क्या कहलाती है, वर्णिका भंग कहलाती है। इसमें है पहला हमारा रूप भेद, यानी जिसको अभी हमने शॉर्ट में देखा उसी को अब हम लॉन्ग में देखने वाले हैं। रूप भेद, कलाकार के चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है और रूप सृजन के साथ ही चित्र भूमि सक्रिय हो जाती है। मान के चलो अगर मैंने इस तरह से बना दिया तो चित्र बनना प्रारंभ हो गया। अब चाहे कुछ भी बने पर चित्र बनना तो क्या हो गया, प्रारंभ हमारे यहाँ पर हो जाता है। प्रत्येक आकृति में एक ऐसी भिन्नता या चारित्रिक विशेषता का प्रदर्शन होना चाहिए जिससे अमुक आकृति को पहचाना जा सके, यानी माता के रूप में माता और छाया के रूप में छाया का आभास हो सके। ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसकी छाया नीचे बन रही है यहाँ पे यूँ करके, हम इसको तो व्यक्ति समझ लें और ऊपर वाली को छाया समझ लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो हम बना रहे हैं उसकी पहचान होना अत्यंत आवश्यक है। रूप का साक्षात्कार आत्मा तथा आंखों दोनों के द्वारा किया जा सकता है। आंखों के द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, छोटापन, मोटापन, पतलापन या सफ़ेद या कालापन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु उस वस्तु में निहित व्यापक सौंदर्य को हम आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। किसी किसी चित्र को देख के ऐसा लगता है कि वाकई में सामने उपस्थित है, तो वो क्या है, आत्मा के द्वारा देखी गई है। और अगर हम आंखों से देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे सुंदर है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई, ये केवल हम आंखों से देख सकते हैं, जबकि आत्मा द्वारा वास्तविक सौंदर्य हम उसका देख सकते हैं। इसके बाद है प्रमाण। इसका अर्थ आकृतियों का ठीक ज्ञान है, यानी ठीक ठीक ज्ञान ही क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है, जिसे समृद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि समृद्धता का सिद्धांत क्या है, प्रमाण है। प्रमाण चित्र विधा का वह अंग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक चित्र का मान निर्धारित कर सकते हैं। मूल वस्तु की यथार्थता का ज्ञान उसमें हम भर सकते हैं, वही क्या होता है, हमारा प्रमाण होता है। इसलिए प्रत्येक कलाकार में पर्याप्त प्रमाण शक्ति का होना आवश्यक है, तभी वह अपनी कृति में चित्रकला के इस विशेष गुण का सन्निवेश कर सकता है। उसके अगर प्रमाण शक्ति है, उसे पता है कि मैं इतनी लंबाई बना रहा हूँ, इतनी चौड़ाई बना रहा हूँ, तभी चित्र बढ़िया बनेगा। कहीं पता चला कि हमने बना दिया, इतना बड़ा तो सिर बना दिया और इतनी सी गर्दन बना दी, तो कैसा चित्र बनेगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा कहते हैं, यानी उचित ज्ञान है अनुपात का प्रमा। प्रमा मतलब प्रमाण, तो प्रमाण ना बोल के हम क्या बोलेंगे, अनुपात के लिए उचित ज्ञान को बोलेंगे प्रमा के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रमा द्वारा ही हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की भिन्नता और उसमें भेदों को ग्रहण कर सकते हैं। रावण का बृहद तथा अतिशय प्रमाण वाला रूप श्री राम के सौम्य व उचित प्रमाण वाले रूप के सामने कलात्मक आधार पर फीका लगता है। आपने देखा होगा कि रावण इतना विशालकाय लगता है, उसके 10-10 सिर हैं, जबकि राम कोमल स्वभाव के, माँ मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं। तो युद्ध की दृष्टि से ये रूप जो है फीका लग रहा है कि एक तरफ तो ऐसा भयानक योद्धा खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए श्री राम खड़े हुए हैं, तो प्रमाण के आधार पर वो कैसा लग रहा है, फीका लग रहा है। आगे चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है, जो काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। मानव दस्ताल, जिसमें हमारा है पांडव। अब जरा काउंट करिए, कैसे हम याद रखेंगे, पांडव कितने, 5, राम 5 पांडव, राम हो गए हमारे 1, कृष्ण हो गए हमारे 1, शिव हो गए हमारे यहाँ पर 1। ये वो हैं जिन्होंने किसी ना किसी बड़े काम को किया है। मानव दस्ताल जो मानव शरीर में है, तो 5 पांडव, राम मानव शरीर लेकर धरती पर उत्पन्न हुए, कृष्ण मानव शरीर लेकर उत्पन्न हुए, शिव तो खैर हर जगह हैं ही, तो 5 और 1 6 7 8। अब बचे 2 और कौन हैं, राम के साथ में लक्ष्मण भी थे, आपको याद होगा, इनको लक्ष्मण को लेना नहीं है पर इसमें याद रखने का एक तरीका है केवल, ठीक है। राम के साथ में लक्ष्मण भी हमेशा रहते थे, कृष्ण के साथ में उनके बड़े भाई दाऊ भी सदा रहते थे, तो इस तरह से 10 हो गए। याद रखने का केवल एक तरीका है, मानव 10 साल मतलब पांडव, राम, कृष्ण और शिव। भयानक 12 ताल,
तो आपने भैरव का अवतार सुना होगा, काल भैरव, जो अत्यंत भयानक हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। वराह अवतार, तो यहाँ पे भैरव और वराह जो हैं वो भयानक 12 ताल हैं, राक्षस नहीं, भयानक 12 ताल, जिनको देख के खौफ उत्पन्न हो सकता है। राक्षस 16 ताल, तो राक्षस में कौन है, रावण है। कंस भी थे वैसे, परंतु यहाँ पे हम देखेंगे केवल रावण के बारे में। तो राक्षस 16 ताल में रावण है। कुमार 8 ताल, तो वामन अवतार का नाम सुना होगा आपने, तो कुमार 8 ताल में वामन। और बाल 5 ताल, तो बाल मतलब बाल गोपाल, तो उनके क्या हैं, 5 ताल हैं। अब देखेंगे भाव के बारे में। चित्र के रूप के प्रमाणिक होने के साथ साथ उसमें भाव युक्त सौंदर्य भी होना चाहिए। अब बात आती है भाव किसे कहते हैं, तो आकृति की भंगिमा को, उसके स्वभाव को, उसके मनोभाव को और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को। इसे आंखों से भी पकड़ा जा सकता है, जैसे आकृति की भंगिमाओं से, जैसे नए फूल, हरे पत्ते, झुके वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठना, आंखों पर आंचल डालकर रोना। तो जब आंखों पे कोई आंचल डाल के रो रहा है तो हम समझ सकते हैं ना उनके मन की दशा क्या हुई चित्र के अंदर, वो दुखी है। तो ऐसा लगना चाहिए कि सच में वो दुखी है। कभी कभी क्या होता है कि हमने चित्र बना दिया, आंसू दिखा दिए, पर ऐसा कोई देख के भाव उत्पन्न नहीं हो रहा कि अंदर से इसके अंदर दुख है। तो ऐसा होना चाहिए कि चित्र के अंदर का भाव भी स्पष्ट हो जाए। अगर वसंत का मौसम है और उसमें हम पेड़ पौधे बना रहे हैं तो वसंत जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, जिसे देख के लगे कि हाँ सच में वसंत का ही मौसम है। आगे लावण्य योजना, रूप परमति को लावण्य कहते हैं। किसको, रूप परिमिति को लावण्य कहते हैं। रूप, प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्रों में लावण्य का होना भी परम आवश्यक है। जिस प्रकार रूप को ठीक परिमित देता है वैसे ही लावण्य भी परिमिति देता है, उत्कृष्टता प्रदान करता है। जिस प्रकार भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है, लावण्य ब्रहा सौंदर्य का अभिव्यंजक, यानी कि ब्रहा सौंदर्य बाहर का जो सौंदर्य होता है उसका अभिव्यंजक कौन है, लावण्य योजना। चित्र में अलंकृति का समावेश लावण्य की ब्रहा योजना द्वारा संभव है। जिस प्रकार रुचि रूप की दीप्ति होती है, उसी प्रकार लावण्य भाव की दीप्ति देता है। आगे है सादृश्य। सादृश्य का मतलब हो गया किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाने का नाम ही सादृश्य है। हमने कोई बिल्ली देखी और सेम टू सेम वैसी ही बिल्ली हमने एक पेपर पे बना दी और दिखने में दोनों एक जैसी लग रही हैं, तो वो क्या होगा, हमारा सादृश्य होगा। किसी रूप के भाग को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य होता है। चित्त सत्र पर या कल्पना पर आधारित हो सकता है। हमने कोई मॉन्स्टर अपने दिमाग में सोचा और वही हमने पेपर पे बना दिया और बिल्कुल वैसा ही बना जैसा कि हमने सोचा था, तो वो क्या है, कल्पना पर आधारित सादृश्य हो गया। अवनींद्र नाथ ठाकुर ने किसी रूप के भाग को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना ही क्या बोला है, सादृश्य उत्पन्न करना माना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक अध्याय मिश्रा सादृश्य को प्रमुख वस्तु मानते हैं। आगे है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का मतलब है बेसिकली जो हम कलरिंग करते हैं, वहाँ पे पॉइंट आता है नाना वर्णों, वर्णों का मतलब होता है कलरों के सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान और वर्णिका षडंग साधना में सबसे अधिक कठोर साधना है, किसी रंग का प्रयोग तब करना चाहिए जिस रंग के समीप जिसका संयोजन होता है, और सभी बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जाती हैं। अब जैसे कोई ज़मीन है तो ज़मीन पे हम कैसा कलर करेंगे, ज़मीन जैसा ही करेंगे, परंतु उस पर हमने लाल कलर कर दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, सेंस बिगड़ जाएगा। तो रंगों की भेदभाव से ही हम वस्तुओं की भिन्नता को व्यक्त करने में समर्थ हो पाते हैं। अगर ये जो लिखा हुआ है वो भी वाइट होता, बैकग्राउंड भी वाइट होता, तो आपको ये कुछ भी दिखाई नहीं देता। चित्र षडंगों में वर्णिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसीलिए रखा गया है क्योंकि षडंग साधना का चरम बिंदु है। शेष पांचों अंगों की सिद्धि हम कागज पर बिना एक भी रेखा खींचे केवल मन और दृष्टि के गंभीर चिंतन द्वारा भी कर सकते हैं, किंतु वर्णिका भंग के ज्ञान के लिए हमें तुलिका लेकर लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। इसी के साथ षडंग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं।